अच्छा, जिसका अगर प्रीवियस टॉपिक मिस हुआ है इंटरफेरेंस का, तो वो कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसकी रिकॉर्डिंग चेक करके सेंड कर दूंगा, शायद रिकॉर्डिंग उसकी अवेलेबल होगी पुरानी। लेकिन अगर नहीं भी अ, होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको दोबारा मैं रिवाइज करवा दूंगा। अच्छा, फेज से हम बात कर रहे थे। तो लास्ट टाइम हमने फेज स्टार्ट किया था और फेज में ये डिस्कस किया कि अगर लेट सपोज एक ट्रांसवर्स वेव यहाँ 0 पॉइंट से ओए। स्टार्ट करती है, और इस 0 पॉइंट में ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, और इस सेम 0 पॉइंट पर यहाँ पर एक सर्कल को हम स्टार्ट करते हैं सेम 0 पॉइंट से। ठीक है, अब आप इस जीरो को इंक्रीज कर कर लेकर जाते हो 90 पर, यानी हम क्रस्ट की तरफ मूव करते हैं। तो क्रस्ट पे आपको 90 एंगल मिला। सेम इसी तरह से आप सर्कल पे एक पार्टिकल को रोटेट करो तो वो भी 90 डिग्री पर पहुंचेगा। ठीक है, तो इसका पर्पस ये था बेसिकली कि जो आपके पास ट्रांसवर्स वेव हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, या कोई भी आपके पास इस तरह वेव पैटर्न आपको मिलता है, तो आप उसके एंगल को सर्कल के एंगल्स के साथ कंपेयर कर सकते हो। आप 90 के बाद देखो, आप अगेन जीरो वाली लाइन पर आ गए। 90 के बाद अगेन सर्कल भी सेम उसी लाइन पर आ गया, लेकिन उसका एंगल 180 है। ठीक है, इसके बाद फिर आप वापस कंटिन्यू करो उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में, आप 270 पर आ गए। ये भी डाउनवर्ड 270 पर आ गया, और फिर फाइनली 360, और फिर 360 के बाद आप दोबारा ये सर्कल रिपीट कर सकते हो। तो इस तरह से आप वेव को सर्कल के साथ कंपेयर करके उसके एंगल को काउंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो। नो सर। ठीक है। नहीं सर। अच्छा, अब यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, अब इसे हम थोड़ा सा और एडवांस करते हैं। अब बेसिकली होता ये कि अगर आपके पास एक वेव कंप्लीट हो रही है, लेट्स सपोज कैपिटल टी टाइम में। ठीक है, ये हमारे पास टाइम पीरियड है। मतलब वन वेव कंप्लीट हो रही है कैपिटल टी टाइम में। ठीक है, वो टाइम कोई भी हो सकता है, अभी हम नंबर नहीं लिख रहे, कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे। तो वन वेव कंप्लीट हो रही है एक टाइम टी में। वन वेव कंप्लीट होने का मतलब ये कि सर्कल में 360 डिग्रीज आपने कवर कर लिए। ठीक है, जो भी हमने यहाँ पर प्रीवियस डिस्कस किया कि जब आपकी एक वेव कंप्लीट होती है तो 360 डिग्री एंगल जो है वो सर्कल का वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमने ये फर्स्ट इक्वेशन लिखी कि वन वेव इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। ठीक है, अब हमारा मेन फोकस ये है कि लेट सपोज अगर आपको वो वेव के बीच में किसी भी पॉइंट पर फेस फाइंड आउट करने को कहे। लेट सपोज यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया उन्होंने आपको। ठीक है, अब ये इनके मिड में है। हमने राउंड ऑफ वैल्यूज तो काउंट कर ली, लेकिन ये वाली वैल्यू क्या होगी ये अब हमें नहीं पता। ठीक है, इस वैल्यू को बेसिकली रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस सिंबल से, फाई के सिंबल से। ठीक है, ये जो इक्वेशन नंबर आपको 2 में नजर आ रहा है। तो जब वो आपको ऐसी क्वांटिटीज देंगे जहां पर आपके पास मतलब मिड रेंज कोई वैल्यू दे दी, या मिड वेव में कहीं कोई वैल्यू मार्क कर दी, और उससे वो कह रहे हैं कि आप आइडेंटिफाई करो, कैलकुलेट करो, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसके लिए फिर आपको सारा फोकस देखना होता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ एंड करना है। तो ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा, अब ये फाइंड आउट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने कैलकुलेट किस यूनिट में करना है। तो हमारे पास दोनों यूनिट्स में कैलकुलेट करने की पॉसिबिलिटी है। वो डिग्रीज में भी पूछ सकते हैं, वो रेडियंस में भी। ठीक है, अगर वो डिग्रीज में पूछते हैं लेट सपोज, तो जो आपके पास अननोन क्वांटिटी है जिसको आप बेसिकली फाइंड आउट कर रहे हो, ये स्मॉल टी जो है वो अननोन क्वांटिटी है जो आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो। ठीक है, और ये जो कैपिटल टी है, ये आपका है टाइम पीरियड। यानी ये चीज आपको पता होती है कि एक वेव को कंप्लीट होने में 360 डिग्रीज या जो भी टाइम लग रहा है क्वेश्चन में गिवन होगा, तो वो आपको पता होगा। ठीक है, और ये वो होगा कि उस में मिड में आपको कोई भी वैल्यू दे दी जो कि अननोन है, अभी आपको नहीं पता, तो आप उसे डिवाइड एक्सक्यूज मी करोगे। सर। जी।
सर ये जो आपने वन वेव का टी लिखा है सर, ये हमेशा एक जैसे ही होगा, मतलब जैसे इस एक वेव का 360 होगा तो हम्म एग्जाम में भी हमेशा 360 आएगा या कुछ जी और जी। वैल्यू आ सकती है? नहीं, आपको देखो एक सर्कल तो फिक्स है ना, सर्कल की जो थ्योरी है वो फिक्स है। वो जीरो से हम्म। स्टार्ट होता है, थ्री जी। सिक्सटी पे एंड हो जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये 1 और 2 दोनों में हमने 360 से मल्टीप्लाई इसीलिए किया, यहाँ 360 यहाँ 2 पाई, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन तो फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकती। एक सर्कल 360 का होता है, वो 360 का ही रहेगा। इसी तरह एक वेव कंप्लीट 360 राउंड करने के बाद ही कंप्लीट होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू फिक्स रहेगी। और सर ये जो स्मॉल टी की वैल्यू है ना, आ, ये चेंज हो सकती है, ये कोई भी रैंडम हो सकती है, 0 से लेकर 360 के मिड में कुछ भी हो सकता है। सही है, तो ये अनसर्टेन होगी। और सर रेट टी की वैल्यू इन रेडियंस क्या होगी? कैपिटल टी। जी, इन रेडियंस की क्या होगी इसकी अब वैल्यू? आपके पास ना वो गिवन होगी, या तो आपके पास जो ग्राफ गिवन होगा, कोई ग्राफ गिवन होता है या तो, ठीक है, उसमें यूनिट्स लिखे होते हैं तो वो आपको पता चल जाएगा। अभी तो हम जर्नल लिख रहे हैं ना, तो इसलिए अगर हम यूनिट्स लिखेंगे तो वो तो बहुत सारी वैरायटी हो जाएगी। तो इतने सारे याद करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया है। सही। वैसे ज्यादातर डिग्रीज में ही आता है, ठीक है, मोस्टली आपको डिग्रीज में मिलेंगे। तो यहाँ तक हो गया एक फेज की बात, एक सिंगल पॉइंट की बात, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर जो फाइल लिखा वो एक सिंगल पॉइंट के लिए लिखा। अगर लेट सपोज ऐसा हो कि दो वेव्स एक साथ चल रही हो, और वो दोनों वेव्स एग्जैक्टली मतलब सेम ना हो, उनमें थोड़ा बहुत जो है वो डिस्टेंस हो। जैसे अगर आप नॉर्मल रेसिंग कार रेस की एग्जांपल लो, तो दोनों कार पैरेलल तो हैं, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत ना डिफरेंस है, एक कार थोड़ी सी आगे, एक कार थोड़ा सा पीछे अभी, तो उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो इसी तरह से अगर आपके पास दो वेव्स में डिफरेंस हो, और वो आपसे कहें कि आप इनका फेज डिफरेंस फाइंड आउट करो, ठीक है, अभी हम लिख रहे थे फेज एंगल एक पॉइंट के लिए, एक वेव के लिए, लेकिन अगर आपके पास दो वेव्स हो, तो उन दोनों का जो फेज होगा तो हम उसे कहेंगे फेज डिफरेंस। ठीक है, यानी पहली वेव दूसरी वेव से कितने एंगल फॉरवर्ड जा रही है, या दूसरी वेव पहली वेव से कितने एंगल जो है वो बैकवर्ड है, इस तरह से। ठीक है, तो लेट सपोज उसके लिए इंफॉर्मेशन आप कैसे ड्रॉ करोगे, पहले हम इसे डिस्कस करते हैं। 2 पॉइंट्स ऑन अ वेव। अगर एक वेव पे 2 पॉइंट्स हो, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी भी है, और दो वेव्स पे 2 पॉइंट्स, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हम दोनों पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जरूर इसमें बहुत कोई लंबा चौड़ा या बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं आता। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, लेकिन ये टॉपिक ही ऐसा है कि मतलब ये है तो शॉर्ट, लेकिन थोड़ा सा ये टिपिकल टाइप है, तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और इसका कोई इतना डिटेल क्वेश्चन नहीं आता, आपको देख के लग रहा होगा कि इसका कोई बहुत 5-6 मार्क का क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं होता, 1-2 मार्क्स से ज्यादा इसका क्वेश्चन होता ही नहीं है। लेकिन अगेन ये टॉपिक एएस में इसी तरह से होते हैं कि वो बहुत डिटेल्ड होते हैं, और क्योंकि अब आप एडवांस लेवल पर आप कर रहे हो चीज़ें, तो थोड़ा सा अब आपको टिपिकल चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक वेव है लेट सपोज, ठीक है, एक वेव आ गई, और इस वेव पर अगर हम मार्किंग करते हैं, इनिशियली ये स्टार्ट हो रही है 0 से, ठीक है, इसने 0 से स्टार्ट किया, और यहाँ पर अगेन 180 और 360 आ गया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर 360 कंप्लीट हो रहा है ना, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैपिटल टी। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ एक वेव कंप्लीट हो रही है कैपिटल टी पर, क्योंकि एक्स एक्सिस पर हम टाइम को प्लॉट करते हैं, और वाई एक्सिस पर हम डिस्टेंस को प्लॉट करते हैं, या एम्पलीट्यूड को। क्लियर, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, अब आपके पास कोई यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है। अब हमने क्या करना है, अब लेट सपोज वो आपको कोई भी दो पॉइंट्स दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने आपको एक पॉइंट यहाँ पर दिया,
ठीक है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट उन्होंने आपको यहाँ पर दिया सी। ठीक है, अब आप ये देख रहे हो कि एक वेव में दो पॉइंट्स दे दिए और दोनों में कुछ ऐसा भी नहीं है कि आप डायरेक्ट जल्दी से बता दो कि ये 90 और ये 180 है, 180 माइनस 90, 90 आंसर। ठीक है, अब ये मिड में है, तो आप इतना जल्दी फौरन एग्जैक्टली नहीं बता सकते क्योंकि एग्जैक्ट नंबर्स है ही नहीं। ये मिड में आपको कोई पॉइंट्स दे दिए। ठीक है, आप इसमें सिंपली क्या करते हो, अभी तो क्योंकि हम वैल्यूज नहीं लिख रहे, ठीक है, क्योंकि अगर अभी वैल्यूज लिखेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा शुरू में ही, क्योंकि अभी तो आप बेसिक समझ रहे हो। तो हमने सिंपली क्या करना होगा, आप यहाँ से इसका प्रोजेक्शन चेक करोगे कि एक्स एक्सिस पर वैल्यू क्या बन रही है। ठीक है, जिस तरह आप पहले ग्राफ में करते आए हो, इसी तरह से आप सी की वैल्यू चेक करोगे कि सी जो है वो किस टाइम पर आ रहा है। ठीक है, तो आपको एक टाइम की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी, एक टाइम की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, अब आपका जो क्वेश्चन था ना महद, आप जो पूछ रहे थे कि वैल्यू यूनिट क्या होगा। ठीक है, अब आपको देखो यूनिट क्लियर हो गया, टाइम। तो टाइम दिया हुआ है, तो अब दोनों की क्वांटिटी किस में चल रही है, टाइम में। तो आप इनको टाइम वाइज कंपेयर कर रहे हो। सही है, तो आपने क्या यस करना सर। होगा, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेना है। अब वो कहीं भी हो सकता है। अब आपको देखो एक चीज क्लियर हो गई, अगर ये दो पॉइंट्स अब मैं कहीं पर भी मार्क करूंगा ना, तो आपको एक चीज क्लियरली समझ आ गई कि उसको एक्स एक्सिस पर उसकी वैल्यू नोट करनी है और उसका डिफरेंस निकालना है। सिंपल। ठीक है, तो उससे आपको क्या। एक्सक्यूज मी सर, ये टाइम पीरियड तो सेकंड्स में होता है, तो हमने 360 डिग्रीज क्यों लिखा हुआ है? देखो, टाइम जो है ना बेसिकली वो हमारी वेव के लिए है, लेकिन जब हम बात करेंगे ना फेज एंगल की, तो उसमें हमें एंगल चाहिए। तो यही तो हमने इसमें सीखना है कि टाइम की वैल्यू को इसके साथ हम उसे फेज एंगल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो आपके पास वन और टू फॉर्मूला लिखे हुए हैं, इसमें यही तो हम कर रहे हैं कि टाइम की क्वांटिटी को हम जो है वो एंगल के साथ कंपेयर करके देख रहे हैं कि ये कितने एंगल डिग्री जो है वो उसमें चेंज आया होगा। ठीक है, ठीक। तो आपके पास देखो डेल्टा टी, ये जो हम लिख रहे हैं ना यहाँ पे, टी ओवर कैपिटल टी, टी ओवर कैपिटल टी। तो ये जो स्मॉल टी है ना बेसिकली, वो स्मॉल टी ऐसे फाइंड आउट किया जाता है। आप उसको कहीं भी पॉइंट गिवन होगा, उसको आप एक्स पे ढूंढ के मार्क कर दो, और उसे फिर कैपिटल टी तो ये लिखा हुआ ही है, यहाँ से आपको उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। फिर आप उसको उससे डिवाइड कर दो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब आपके पास फॉर्मूला जो है ना वो थोड़ा सा चेंज होके ऐसा बन जाएगा। आप फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि अब दो पॉइंट्स आ गए ना, तो अब दोनों में से डिफरेंस निकाल रहे हैं हम। तो अब डेल्टा टी हो जाएगा वो। ठीक है, पहले सिर्फ टी था, अब डेल्टा टी हो गया। इसी तरह से अगर आपसे वो रेडियन में पूछ रहे हैं, तो आप रेडियन में भी बता सकते हो। सर ये T1 और T2 का दिया होगा एग्जाम में? हाँ हाँ, वो आपको बताएंगे। वो आपको या तो टाइम बता देंगे कि इस टाइम पे कैलकुलेट करो, या आपको वो पॉइंट कोई मार्क कर देंगे, जैसे मैंने ए और सी किया है यहाँ मार्क। तो आपको बोल देंगे ए और सी के बीच में आप फाइंड आउट करके दिखाओ। तो आपको सब बताएंगे, अभी क्वेश्चंस करेंगे हम। लेकिन ये कि थोड़ा सा हमारे पास नॉलेज इतनी हो जाए कि हम एक पूरा क्वेश्चन कर पाए, वरना फिर एक पार्ट करके फिर उसे छोड़ना, फिर वो समझ नहीं आता कि हमने आधा आधे क्वेश्चन छोड़े हुए होंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आते हैं हम दो वेव्स की। अभी तो हम एक वेव और एक पॉइंट पर चल रहे थे, फिर हम एक वेव दो पॉइंट्स पर आए, अब हम दो वेव्स और दो पॉइंट्स पे चलते हैं। ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि आपके पास क्या वेरिएशन हो सकती है। अब हम दोबारा से इसी फेज को कंटिन्यू करते हैं, टू वेव्स, और इनका हम फेज डिफरेंस देखते हैं अब। अच्छा, यहाँ पर अब हमारे पास वेव बनाते हैं। सबसे पहले दो वेव्स चाहिए होंगी हमें यहाँ पर, तो हम दो वेव्स ड्रॉ करते हैं।
तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर अगेन टाइम, और वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड, और यहाँ पे नेगेटिव एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब हम यहाँ पे दो वेव्स बनाते हैं और फिर देखते हैं कि उसमें आप जो है वो किस तरह से चेंजेस कर सकते हो। अब फर्स्ट वेव हमारे पास स्टार्ट हो रही है, लेट्स सपोज जीरो से। ठीक है, इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, बहुत श्रिंक हो गई। ठीक है, और इसी के साथ एक और वेव ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों वेव्स में एक चीज तो आपको कॉमन नजर आ रही होगी कि ये दोनों एक दूसरे से इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं। मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वली चलता आ रहा है, चाहे वो किसी भी पॉइंट पर हो। ठीक है, अब लेट सपोज अगर वो आपसे कहे इसमें फाइंड आउट करने को कहें कि आप इनका फेस डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट करो, तो लेट सपोज अब, अच्छा कभी कभार ऐसा होता है वो आपको पॉइंट नहीं देते। अब जैसे मैंने दो वेव्स बना दी, अब ये दोनों वेव्स यूनिफॉर्म है, मतलब इनका डिफरेंस आप कहीं भी से भी फाइंड आउट कर लो एक जैसा आएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल चेंज के साथ चल रही हैं। ठीक है, आप चाहो तो इन दो पॉइंट्स को ले लो। ठीक है, आप चाहो इन दो पॉइंट्स को ले लो, तो इनका जो डिफरेंस मिलेगा ना आपको वो सेम मिलेगा। यहाँ से आप डिफरेंस ले लो, आप यहाँ से डिफरेंस ले लो। ठीक है, आप किसी भी पॉइंट से डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो इसका। तो इसमें कंपलसरी नहीं है वो आपको पॉइंट दें, इसमें वो आपसे डायरेक्ट कह सकते हैं कि आप इन दोनों वेव्स का फेस डिफरेंस निकालो। ठीक है, आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कितनी सारी पॉसिबिलिटीज है, और ये पॉसिबिलिटीज इसलिए सिर्फ बन रही हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल पैरेलल डिफरेंस के साथ चलती जा रही हैं, क्योंकि कहीं पर चेंज ही नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा अभी जिस तरह हम इसकी एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे कि जब आप कार रेस की बात करते हो तो कार रेस में भी यही सेम होता है कि एक कार जो होगी वो लीड कर रही होती है, दूसरी लैग कर रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास सेम इसी तरह से सिनेरियो होगा। अब आप अगर ग्रीन वाली वेव को देखो, तो ग्रीन वाली वेव ने जीरो से स्टार्ट किया था। ठीक है, और वो यहाँ तक पहुंची है, तो वो लीडिंग वेव होगी क्योंकि इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है जीरो से अब तक। ठीक है, और इसी पॉइंट पर अगर हम ब्लू को देखें तो ये थोड़ा सा लैग कर रही है क्योंकि इसने थोड़ा सा आगे से स्टार्ट किया था, और ये अभी ग्रीन के साथ चल रही है। ठीक है, तो ये लैगिंग पे है। तो इस तरह से लीडिंग और लैगिंग का जो है वो डिफरेंस किया जाता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? No, sir, all clear. ठीक है, अच्छा अब इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर वो आपसे क्वेश्चन फेस का पूछे या ना पूछे, एक चीज वो आपसे लाजमी पूछेंगे। एक टर्म होती है कोहेरेंट, उसको आप डिफाइन करो। व्हाट इज मेंट बाय कोहेरेंट वेव, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोहेरेंट, इस तरह से। तो ये आपसे डेफिनेशंस इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशंस वो लाजमी पूछते हैं चाहे एक मार्क की हो। तो कोहेरेंट वेव हम तब कहते हैं क्योंकि ये दो वेव्स की बात हो रही है। तो वेव्स आर सेड टू बी कोहेरेंट
if they have the same phase difference throughout। ठीक है, डायग्राम बिल्कुल इसके साथ बनी हुई है, और आप डेफिनेशन को एक बार रीड करोगे तो आपको क्लियर कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। दोनों वेव्स आपके पास कंटिन्यूअसली सेम फेज डिफरेंस के साथ अगर चलती रहें तो उन्हें हम कहते हैं कोहेरेंट। ठीक है, और एक चीज हमने और भी पढ़ी थी, आईजीसीएससी में भी ये कॉन्सेप्ट जो है वो एडअप हो चुका था। वो ये था कि सेम फ्रीक्वेंसी जो होती है, अगर दो वेव्स की सेम फ्रीक्वेंसी है तो उसे भी हम कोहेरेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये आइडिया भी आपने याद रखना है। तो कोहेरेंट के लिए ये डेफिनेशन भी यूज की जाती है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया फेज डिफरेंस का, कोहेरेंट का। और बाकी पॉइंट्स जो होंगे वो हम ग्राफ, अभी क्वेश्चन जब आएगा, जब हम टॉपिक थोड़े बहुत कवर कर लेंगे कि हम क्वेश्चंस कर पाएंगे इजीली, तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को, कि हम कितने क्वेश्चंस इसमें से कर पाते हैं। क्योंकि अभी आप इसके क्वेश्चंस देखोगे ना तो आपको इतना क्लियर आइडिया नहीं होगा कि इसे स्टार्ट कहाँ से करना है या डिस्कस कैसे करना है। अच्छा, इस बार हम टॉपिकल्स नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें होता क्या है कि आप डायरेक्ट पास पेपर में से देख सकते हो कि हर क्वेश्चन एक टॉपिक के साथ स्पेसिफिक होता है। तो इसमें आपको इतना ज़्यादा टॉपिकल्स की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए इसके टॉपिकल्स वगैरह कुछ भी नहीं है, हम डायरेक्ट पास पेपर से सॉल्व करेंगे। और उसमें आपको ये आइडिया होता जाएगा कि आप कौन से ईयर का कौन सा क्वेश्चन कर चुके हो, और हम सेम पेपर को सेव करते रहेंगे। तो एट द एंड क्या होगा, जब आप सारे टॉपिक्स कवर कर लोगे तो आपके सारे पेपर्स के क्वेश्चंस भी आपके खुद के सॉल्व किए हुए आपके पास सेव हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, और इसमें फिर आके वो बीच में कोहेरेंट का पूछा उन्होंने। ठीक है, तो अभी आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे, एक एक मार्क आपको ढूंढना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपसे ये देखो फेज डिफरेंस पूछ रहा है। लेकिन अब अगेन वही बात है कि फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सपेरिमेंट अभी आपने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो अभी आपको अगर मैं आंसर सॉल्व करवा भी दूंगा तो आपको जो फेज डिफरेंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में है तो वो भी आप भूल जाओगे। ठीक है, क्योंकि आपको ये एक्सपेरिमेंट नहीं पता। तो आप उसको रिलेट करने की कोशिश करोगे, जब रिलेट नहीं होगा तो आपको लगेगा आपको समझ ही नहीं आया। ठीक है, तो इसलिए भी क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा सा बस वेट करना होगा आपको। तो आईजीसीएससी में तो ये होता था, हमारे पास स्पेसिफिक डायरेक्ट क्वेश्चन होता था। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके मिल जाते हैं, जैसे कोहेरेंट वर्ड की डेफिनेशन थी, बस इसी तरह के टॉपिक मिलेंगे। बाकी वो लिंक करके देते हैं, तो वो जिसके साथ लिंक है वो टॉपिक भी आपको आना चाहिए, फिर जाकर आप उस टॉपिक पर पहुंच पाते हो। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास फेज डिफरेंस और फेज कांस्टेंट की बात। ठीक है,